आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की नई यूनिट थर्ड, थ्योरी 2.3.01, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। इसमें जॉब रोल्स, लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे जॉब रोल। जॉब रोल शोज और नॉलेज, स्किल, टैलेंट एंड एक्सपीरियंसेस। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन गेट अ परफेक्ट जॉब और एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी इस्टेब्लिशमेंट। इसमें यह बताया जा रहा है कि जॉब रोल हमारे प्रोफाइल को बताता है कि हमने कितना नॉलेज हासिल किया है, कितनी स्किल या फिर कौन सी स्किल सीखी है, हमारे पास कितना टैलेंट है, हमारे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। इसकी मदद से हम एक अच्छा जॉब प्राप्त करते हैं या फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनते हैं या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जॉब रोल क्या होता है? वह इलेक्ट्रिसिटी को जाने, उसके अंदर यूज़ होने वाले सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को समझें, उसके अंदर यूज़ होने वाले सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ होने वाले थ्योरीज़, नॉलेज, फार्मूलाज, इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उनको कार्यशाला में कार्य करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है, उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यह सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए नहीं होता, यह हर एक ट्रेड के लिए है। सभी को अपने अपने ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए, अपना जॉब रोल पता होना चाहिए, अपने सेफ्टी, अपने औजार, टूल्स, सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप किसी इस्टेब्लिशमेंट में जाकर एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, एक अच्छा कार्य करके दिखा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम मीन्स द रिजल्ट ऑफ लर्नर्स, दैट व्हाट दे लर्न इन देयर लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है एक लर्नर्स ने दिए हुए टाइम पीरियड में कितनी लर्निंग या कितना स्किल हासिल किया, कितना नॉलेज गेन किया है, उसके बारे में पता करना, उसका रिज़ल्ट निकालना। यह रिज़ल्ट बताता है कि उसका परसेंटेज ऑफ स्किल कितना है, उसका परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, उसने कितने परसेंट नॉलेज गेन किया है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा बना। आखिरी में जो उसका लर्निंग आउटकम है, यह उसका रिज़ल्ट बताता है, यह उसका परफॉर्मेंस बताता है। उसी हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसी हिसाब से उसका रैंक तय होता है। इसमें दो प्रकार के लर्निंग आउटकम्स होते हैं। पहला होता है जेनरिक लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सामान्य सीखने का परिणाम। इसमें हम सेफ्टी के बारे में सीखते हैं, सिंपल मशीन के बारे में सीखते हैं, डेली यूज़ होने वाले कामों के बारे में जानते हैं और हाउस कीपिंग के बारे में जानते हैं, और भी जो अन्य जानकारी रहती है उनके बारे में नॉलेज लेते हैं। इसके बाद दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, यानी कि विशेष शिक्षण परिणाम। इसमें हम वह चीज़ सीखते हैं जो हमें किसी इंस्ट्रक्टर, टीचर या ट्रेनर के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें हमें एक टाइम पीरियड दिया गया होता है, उस टाइम पीरियड में हमें वह सभी चीज़ें सीखनी पड़ती है जो हमें सिखाया जाता है। इसमें हम अपने ट्रेड के बारे में, अपने स्किल के बारे में पूरी नॉलेज गेन करते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे असेसमेंट क्राइटेरिया, मूल्यांकन के मापदंड। असेसमेंट क्राइटेरिया shows the performance of student and result of their learning process। इसमें बताया जा रहा है कि असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन क्राइटेरिया एक स्टूडेंट्स या फिर लर्नर्स के सीखने या फिर उसके व्यवहार के बारे में बताता है। इसमें हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसने कितनी चीज़ें हासिल कर ली है, उसने अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या नॉलेज गेन कर लिया है। फिर उसका एक रिज़ल्ट तैयार करते हैं। इस रिज़ल्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट या लर्नर्स ने कितना सीखा है और उसको आगे कितना सिखाने की ज़रूरत है। इस असेसमेंट के लिए हम स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स का परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसके उनके अंदर एक उनकी परीक्षा ली जाती है और परीक्षा में देखा जाता है कि उसे कितने नंबर मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन स्टूडेंट एवरेज है, कौन होशियार है और कौन किसका पुअर परफॉर्मेंस है। इसी के हिसाब से हमें उनके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, उनको और आगे सिखाना पड़ता है। फॉर द बेस्ट असेसमेंट वी शुड प्रिपेयर परफेक्ट सिलेबस, टाइम टेबल एंड टेस्ट। हमें एक अच्छे मूल्यांकन के लिए या फिर अच्छे असेसमेंट के लिए
एक परफेक्ट सिलेबस तैयार करना चाहिए। उस सिलेबस के हिसाब से हमें क्वेश्चन तैयार करना चाहिए और उसका एक टाइम निर्धारण होना चाहिए। फिर उसके बाद एक टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहिए जिससे हमें यह पता चले कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनरिक लर्निंग आउटकम्स विद असेसमेंट क्राइटेरिया, सामान्य शिक्षण परिणाम के साथ मूल्यांकन मापदंड। इसमें हम असेसमेंट क्राइटेरिया के द्वारा लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता करते हैं कि एक स्टूडेंट ने या फिर लर्नर्स ने कितनी स्किल हासिल की, कितना नॉलेज गेन किया, उसने अभी तक लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या सीखा। इसमें फर्स्ट है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, सुरक्षित कार्य अभ्यास लागू करना। नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू वर्कशॉप। इसमें हम लर्नर्स के बारे में यह पता करते हैं कि उसको अपने हेल्थ के बारे में कितना ज्ञान है, सेफ्टी के बारे में कितना ज्ञान है, सेफ्टी पॉलिसी जो वर्कशॉप में यूज़ करना है उसके बारे में कितनी नॉलेज है, उसको फ़र्स्ट एड का कितना नॉलेज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में वह क्या जानता है। हर एक ट्रेड का अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। जैसे वेल्डर के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए हैंड्स ग्लव्स होते हैं, फिटर के लिए एप्रन एंड गोगल्स होते हैं। इसी प्रकार सभी ट्रेड की अपनी पीपीई किट होती है। सेफ्टी साइन और सिंबल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जैसे मैंडेटरी, प्रोहिबिशन और इमरजेंसी साइन होते हैं उनके बारे में जानकारी होना, उनके सिंबल्स के बारे में जानकारी होना, इमरजेंसी अलार्म के बारे में जानकारी होना, एक गुड कम्युनिकेशन होना ताकि वह कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो अच्छी तरीके से अपने आगे जो उसके सीनियर होंगे उससे कांटेक्ट कर सके, उनको जल्दी से जल्दी बता सके और समस्या का निवारण कर सके। इन्हीं सब फैक्टर के द्वारा हम एक लर्नर्स के जेनरिक लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानते हैं कि वह सेफ्टी के बारे में कितना जानता है। उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट किया जाता है। और जेनरिक लर्निंग में एक लर्नर्स को यह भी पता होना चाहिए कि उस पर्यावरण का नियम क्या है, उसका पालन कैसे करें, पर्यावरण के लिए क्या क्या चीज़ें हानिकारक हैं, पॉल्यूशन क्या होता है, किस चीज़ से पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको कम करना, हाउसकीपिंग के बारे में जानकारी होना, सामान को कैसे रखना है, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी कचरा जैसे प्लास्टिक हो गया, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और उसको बाहर इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। हाइजीनिक होना चाहिए, हमें हमेशा हाइजीनिक रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट यानी कि अपने वातावरण को सुरक्षित रखते हुए हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए और किन किन कार्यों से हानि होती है उनसे बचना चाहिए। इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो लेजिस्लेशन और रेगुलेशन यूज़ होता है, जो एक्ट यूज़ होते हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और कहीं भी कार्य करते समय, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, हमें 5S टेक्निक के बारे में पता होनी चाहिए कि हाउसकीपिंग में 5S टेक्निक क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ हम 5S टेक्निक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 5S जापान से ली गई एक टेक्निक है। इसमें जो फर्स्ट एस है, सीरी यानी कि सॉर्ट यानी कि छांटना, आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट अनवांटेड थिंग्स। आपके कार्यशाला में या आपके कहीं भी जगह में, आपके किसी भी स्थान पर कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि एक खाली स्पेस बच सके जहाँ हम ज़रूरत की चीज़ को वापस रख सकें। जैसा हम दिवाली आने पर करते हैं, दिवाली आने पर हम पूरा घर साफ़ करते हैं और जो काम की चीज़ नहीं रहती वो हम कबाड़ में बेच देते हैं। तो यह सॉर्टिंग हो गया। इसके बाद सेकंड एस है सीट ऑन यानी कि सेट इन ऑर्डर, कीप ऑल ऑब्जेक्ट और थिंग्स एट देयर प्लेसेस ओनली। हम जो भी सामान उठाते हैं हमें वह सामान वापस उसी जगह पे रख देना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में आपने कहीं से टूल उठाया तो टूल को उसी जगह रख देना चाहिए ताकि कोई दूसरा आए तो उसको पता रहे कि यह टूल यहाँ रहता है और वह उस टूल का इस्तेमाल कर सके। तो जो चीज़ जहाँ की रहती है वहाँ हमें वापस रख देनी चाहिए। इसके बाद 3S है सीसो यानी कि शाइन, कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। आप जिस जगह पे काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वह क्षेत्र आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित और नीट और क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए।
ताकि आपको वहाँ काम करने में अच्छा लगे और जो आपके आसपास लोग रहेंगे, जो लोग कार्य करेंगे, उनको भी अच्छा लगे। और अपना वर्क प्लेस साफ़ सुथरा रखने से हम किसी भी हानि से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 4S सिकेत्सु, यानी कि स्टैंडर्डाइज मेंटेन अ गुड एनवायरनमेंट एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एट वर्क प्लेस। हमें एक अच्छा, सुरक्षित और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बना के कार्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 5S शित्सुके, यानी कि सस्टेन। 5S इज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड नीड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जो ये सस्टेन है, जो शित्सुके है, वह खुद ही में एक डिसिप्लिन है। हमें इस पॉइंट में यह जानने को मिल रहा है कि ये जो 4S अपन ने पढ़े हैं, 4S पढ़े हैं, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5वां S है, ये खुद में ही एक डिसिप्लिन है। तो इसको फॉलो करते हुए हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना चाहिए और उसी डिसिप्लिन को अपने कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हम जितने अच्छे से अच्छा वातावरण रख सकें, उतना अच्छा वातावरण रखना चाहिए और वातावरण को अपने कम से कम हानि पहुंचानी चाहिए और ख़ुद की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। इसके बाद जेनरिक लर्निंग में जो ज़रूरत पड़ती है हमें जिस चीज़ की, वह है नॉलेज ऑफ कंपनी एंड टेक्नोलॉजी। हमें अपने आसपास के क्षेत्र की कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसके एरिया के बारे में पता होने चाहिए, उसके एडमिन के बारे में पता होने चाहिए, उसके कार्य के बारे में पता होने चाहिए। जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने कई कार्य आसानी से कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो आपको किसी कंपनी और टेक्नोलॉजी के बारे में कितनी नॉलेज है, इसका भी एक असेसमेंट क्राइटेरिया रखा जाता है। हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, हमें साइंस का ज्ञान होना चाहिए, हमें ड्राइंग का ज्ञान होना चाहिए, हमें करंट अफेयर्स की नॉलेज होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, हमें इंटरनेट की भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही सारे काम हो रहे हैं। जब इसके बारे में जानकारी होगी, तभी इंटरनेट में हम अपनी वह जानकारी को ढूंढ पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और बाकी सारे कार्य कर पाएंगे। तो इस चीज़ के द्वारा भी असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद आगे है जो जेनरिक लर्निंग में हमें काफ़ी मदद करती है, वह है शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो हमें स्किल सीखने के लिए मदद करती हैं, जो हमारे एजुकेशन के लिए मदद करती हैं, उन सभी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, सीडा, यानी कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी। यह एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करती है। और जैसे सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगह पे किस प्रकार की नॉलेज दी जाती है, किस प्रकार की सहायता दी जाती है, किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है, या फिर हमें जो बनना है आगे फ्यूचर में, वह चीज़ हम कहाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जेनरिक लर्निंग आउटकम्स में आती हैं। इसी के द्वारा हम एक लर्नर्स का असेसमेंट करते हैं, उसको जेनरिक लर्निंग के बारे में कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, यह हम इसी के द्वारा पता कर पाते हैं। इस जेनरिक लर्निंग का मेन कारण यह है कि एक लर्नर्स अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने वातावरण को अच्छी तरीके से जान पाए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, यानी कि विशेष शिक्षण के परिणाम। इन दिस वी कैन लर्न ऑन स्पेसिफिक ट्रेड और स्किल एंड डू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसमें हम एक स्पेसिफिक ट्रेड और स्किल के बारे में सीखते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, और उस पढ़ाई या फिर लर्निंग प्रोसेस के आधार पर असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन किया जाता है कि ये कितना नॉलेज हासिल किया है, और उसी के आधार पर हम या फिर लर्नर्स एग्ज़ाम टाइम में अपना परफॉर्मेंस देते हैं और उसी के आधार पर हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी स्किल है, हमने कितना सीख लिया, हमें अपने ट्रेड के बारे में कितनी जानकारी है, ओवरऑल हमारा कैसा परफॉर्मेंस है। अगर आप अपनी 10th की मार्कशीट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको नंबर मिले हैं, जिससे आपके परसेंटेज बने हैं, वह एक स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स है।
और जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ग्रेड हैं, या फिर सिंगिंग है, या फिर आर्ट्स है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको अच्छे ग्रेड मिले हैं, या फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या हेल्थ, या फिर आपकी मेंटल एक्टिविटीज़, आईक्यू, इन्हीं सब ग्रेड को मिला के जिससे आपके परसेंटेज नहीं बने हैं, लेकिन यह आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके एटीट्यूड को बताता है, आपके नेचर को बताता है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स में कितना भाग लिया, पढ़ाई के अलावा आपने और किन किन चीज़ों में भाग लिया। इन्हीं सब का मूल्यांकन किया जाता है जिसे हम जेनरिक लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। इन्हीं दोनों आउटकम्स को मिला के हमारा एक मार्कशीट बनती है, हमारा एक रिज़ल्ट बनता है, हमारी परफॉर्मेंस तय किया जाता है। यहाँ हमारा यह अभ्यास ख़त्म हुआ। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास 2.3.02 एनालाइजिंग द सिलेबस, ब्रेकअप ऑफ सिलेबस एंड शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन। विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय वस्तु का विच्छेद और समय अवधि में निर्देशों की सारणी।